डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज 25 मार्च को होने वाली सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के लिए हम रैपिडली एक कोर्स कर रहे हैं। आपको दिन में 2-2, 3-3 वीडियो एक चैप्टर की उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप फटाफट उसको कर सकें। तो आज मैंने सेकंड चैप्टर अभी मेरा चल रहा है, वो है संघवाद। लोकतांत्रिक विज्ञान में से संघवाद। देखिए, संघवाद है, संघवाद से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं कि संघवाद किसे कहते हैं। कि जिस देश के अंदर एक से अधिक सरकारें होती है वो क्या होती है, संघवाद होती है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार और नीचे लेवल पर नीचे की सरकारें होती है, वो संघवाद है। भारत एक संघवाद देश है क्योंकि भारत के अंदर 28 राज्य सरकारें और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या चलती सरकारें चलती है। एकात्मकवाद क्या होता है? एकात्मकवाद देखिएगी, इंग्लैंड का हम उदाहरण ले सकते हैं कि जिस देश में इकहरी सरकारें होती है, इकहरी नागरिकता होती है और एक ही तरह का शासन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकात्मवाद शासन कहते हैं। शक्तियों का बंटवारा संघ में बहुत विशेष महत्व रखता है, नहीं तो केंद्र और राज्यों की प्रांतीय इकाइयों में झगड़ा हो सकता है। तो भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्या है, आगे चल के अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें बना रखा है, मैं विस्तार से समझाऊंगी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जब मूलतः रूप से संविधान में जोड़ी गई थी तो उसमें कौन कौन से विषय थे जो संघ सूची में रखे गए। तो देखिए, जो राष्ट्रीय विषय होते हैं, राष्ट्रीय लेवल के विषय होते हैं वो संघ सूची में, जो राज्य लेवल के विषय होते हैं वो समवर्ती सूची में होते हैं, तो दोनों से संबंधित विषय होते हैं वो किस में होते हैं, समवर्ती सूची में। कुछ विषय ऐसे थे जो उस समय छूट गए थे, उनको अवशिष्ट सूचियों में शामिल किया गया है। और संविधान संशोधन के द्वारा, संसद के द्वारा कभी इन क्षेत्रों को इधर से उधर किया जा सकता। आगे मैं इनकी डिटेल आपको नोट करवाऊंगी कि मूलतः इनमें कितने थे अब कितने हैं, क्योंकि वो परीक्षा में अब की बार पूछने की संभावना है। तो देखिए, विश्व में संघीय व्यवस्था वाले कुछ देशों के नाम बताइए। जैसे ब्राज़ील है, अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, ये संघीय व्यवस्था वाला देश है। उदाहरण के तौर पर हम चीन है और इंग्लैंड है, इस तरह के और भी बहुत सारे देश हैं जिनमें एकात्मक व्यवस्था का शासन चलता है। संघ सूची के विषय, जैसे संघ सूची में किस तरह के विषय शामिल होते हैं, देखिए, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। किसी भी देश में देखिएगा इस तरह के मामले हो गए वो केंद्र सरकार के पास ही होते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को ही होता है। प्रतिरक्षा मामला हो गया, सुरक्षा का मामला देश का होता है, विदेश नीति का मामला होता है, बैंकिंग, पैसा जारी करना, पैसों को नए नोट जारी करना, पुराने नोटों को ख़त्म करना, ब्याज दरें, रेट ये तय करना, मुद्रा का, संचार की व्यवस्था, ये सारा किससे होता है, राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है। ये राज्य सरकारों के पास नहीं होते और इन पर कानून बनाने की शक्ति भी किसको होती है, संसद को ही होती है। दूसरा है राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिन पर राज्य की विधानमंडलें क्या करती है, अपने अपने विधानमंडलों में अलग अलग तरीके से क्या बनाती है, कानून बनाती है और उन पे विषय होता है। जैसे पुलिस विषय, पुलिस विषय किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। वाणिज्य व्यापार राज्य सरकार के पास होता है। कृषि, सिंचाई और स्थानीय शासन ये राज्य सरकारों के पास होता है। प्रत्येक राज्य सरकारी की विधानसभा इन पर कानून बनाती है और अपने तरीके से अपने राज्य में उनको क्या करती है, क्रियान्वित करवाती है। इस तरह के विषय पर राज्य के विधानमंडल कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, जैसे समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जो दोनों केंद्र और राज्य दोनों से ही क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे शिक्षा का विषय होता है, मजदूर संघ होता है, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकारी, इस तरह के मामले होते हैं। ये मामले समवर्ती सूची में होते हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को भी होता है और केंद्र सरकारों को भी होता है। लेकिन जब कभी दोनों में गतिरोध हो जाए, संसद और राज्य विधानसभाओं के कानूनों में अगर गतिरोध हो जाता है तो यहाँ पर संसद के कानून को क्या मिलती है, मान्यता मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत संघ किस तरह से है। तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी एक ही राजधानी है, वो राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो 28 सरकारें और भी हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा भी है। तो इस तरह भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संघीय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण।
कैसे हुआ? तो 1953 में प्रथम बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 1956 में उसकी रिपोर्ट आई थी और भाषा के आधार पर पहले राज्य बनने लगे थे। उसके बाद तो उदाहरण 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने, हिमाचल अलग राज्य बने और उसके बाद तो राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारे पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्या है प्रदेश है। भाषा की नीति क्या है? देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को अंकित किया गया, उनकी संख्या क्या है? 22 है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा यहाँ नहीं दिया गया है। हिंदी को सिर्फ एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा 21 भाषाएं हैं जो अनुसूचित की गई है और भाषा का उनको क्या है? दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जहाँ पर संघीय सरकार होती है वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में गठबंधन की सरकार होती है। तो क्या गठबंधन सरकार क्या है? इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर में भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है कि गठबंधन सरकार क्या है। तो देखिए गठबंधन सरकार होते जब राजनीति में, लोकतंत्र में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो क्या किया? 1 या 2 छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर या प्रांतीय और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर वो क्या बना लेता? कोई एक बड़ा दल सरकार बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। 1989 से पहले भारत में हमेशा स्पष्ट बहुमत की सरकार रही। वो बहुमत की सरकार किसकी रही? कांग्रेस की रही। उसके बाद तो गठबंधन सरकारों का दौर आ गया। केंद्रीय दलों का महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया और गठबंधन सरकार का दौर क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। तो गठबंधन की सरकारें जो होती है उसमें एक फ़ायदा तो ये होती है कि उसमें हमें स्पष्ट लोकतंत्र हमें दिखाई देता है। प्रांतीय दलों का महत्व बढ़ जाता है तो प्रांतीय हितों की सुरक्षा भी रहती है। लेकिन सरकार के अंदर क्या होती है? एक अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन 2019 के बाद फिर से दोबारा से स्पष्ट बहुमत आने लगा। 2014 में भी स्पष्ट बहुमत मिला, 2019 में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला और गठबंधन की सरकार नहीं। लेकिन फिर भी ये एनडीए यूपीए 2 ग्रुप बने हुए हैं जिनमें अलग अलग क्षेत्रीय दल शामिल है और वो मिलकर सरकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में विकेंद्रीयकरण कैसे है। अगर हमें समझना है कि भारत में विकेंद्रीयकरण कैसे है तो सबसे पहले विकेंद्रीयकरण का अर्थ ये होता है कि भारत में तो विकेंद्रीयकरण है क्योंकि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही अंकित है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, कि कोई भारत नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत के अंदर बहुत सारे राज्य उनका संघ है। तो विकेंद्रीयकरण स्पष्ट है क्योंकि भारत के अंदर 28 राज्यों की अलग अलग क्या है? सरकारें हैं। और 1992 का संविधान संशोधन है वो पूर्ण रूप से भारत को विकेंद्रीयकरण करता है क्योंकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद भारत उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 3 स्तर की सरकारें होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र की सरकारें होगी, केंद्र की सरकार अलग होगी, राज्य की सरकारें अलग होगी, स्थानीय स्तर की सरकारें अलग होगी। ये प्रत्येक लोकतंत्र की तरफ भी इशारा करती है, स्थानीय स्वशासन की तरफ इशारा करती है। पंचायती राज में भी ये चीज़ें शामिल होती है क्योंकि केंद्र पर एक संसद कानून बनाएगी, राज्य पर क्या विधानसभा कानून बनाएगी और गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो अपनी सरकारों को स्वयं चलाएंगे और अपने गांव के अंदर क्या करेंगे? विकास के कार्य करेंगे। इस तरीके से क्या किया गया है कि स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट किया। 1992 के अंदर जब पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया, सब गांवों के अंदर चुनाव के लिए प्रक्रिया लागू कर दी। भाई अपने तरीके से चुनाव करेंगे और अपने तरीके से स्वशासन को चलाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि संघवाद यहाँ पे क्या है? सक्सेस हो रहा है। अब हम भाषा की बात करते हैं कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं लिखी गई है? तो 22 भाषाएं लिखी गई है। तो संघवाद है तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी है क्योंकि संघवाद एक भाषा को मान्यता न देकर यहाँ पर 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया और ये बढ़ती रहती है क्योंकि और भाषाओं को चिन्हित किया जाता है, उनमें जोड़ा जाता है तो धीरे धीरे इनकी क्या होती रहती है? बढ़ोतरी होती रहती है। अब इस परीक्षा में जो एक नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं वो देखिए, संघ सूची में
आपसे पूछा जाता है कि मूल रूप से पहले कितने विषय थे। ये मूल्य लिखा गया, ये मूलतः था 97 विषय थे। 97 विषय थे। जब संविधान लिखा गया था तो संघ सूची में कितने विषय जोड़े गए थे? 97 विषय जोड़े गए थे। और वर्तमान समय में विषयों की संख्या 100 हो गई है, क्योंकि भारतीय संसद को अधिकार है कि जो विषय राष्ट्र महत्व का हो जाता है उनको राज्य और समवर्ती सूची के निकाल कर संघ सूची में शामिल कर सकती है। जो विषय संघ सूची से अगर केंद्र के विषय का ना लगे तो उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन ये कानून बनाकर संसद के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। राज्य सूची में मूल रूप से पहले 66 विषय थे। राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 61 हो गई है, क्योंकि इनमें से राज्य सूची में से 4 विषयों को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया है। अब देखिए समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? समवर्ती सूची में शुरू में मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान समय में विषयों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई है। तो इन तीनों संख्या को आपको क्या करना, याद रखना है कि किस तरीके से इनमें कितने कितने विषय हैं और उन विषयों को कितनी कौन कौन सी अनुसूचियों में क्या किया गया है, रखा गया है। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो सूचियाँ है, कई बार ये पूछा जाए कि राज्य सूची में कितने विषय? 100 विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको? संसद को है। समवर्ती सूची में कितने विषय वर्तमान समय में? 61 विषय। या पहले कितने थे? तो 66 थे। इन पर कानून बनाने का अधिकार कितना होता? उस राज्य की विधानसभा को, प्रत्येक राज्य की विधानसभा को है, वो उस पर कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में कितने विषय? पहले 47 थे, वर्तमान समय में 52 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला है? संसद भी बनाएगी और राज्य की विधानसभा भी बनाएगी। लेकिन जब दोनों के विचारों में, दोनों के कानूनों में अगर कोई प्रतिरोध पाया जाता है तो सिर्फ संसद के कानून को ही यहाँ पे क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। विधानसभा के कानून को खारिज कर दिया जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारत के अंदर क्या है? संघवाद व्यवस्था है और संघवाद व्यवस्था पूर्ण रूप से पनप रहा है, क्योंकि केंद्र शासित जो प्रदेश है, उन 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में भी क्या व्यवस्था है? विधानसभा के चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी अलग से सरकारें बनती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ गए होंगे और आप अच्छे से बोर्ड की परीक्षा में इन प्रश्नों को कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर